अब देखो अपन ने बिजनेस ट्रस्ट तो कर लिया, ठीक है ना, बीटी कर लिया। अब अपन बात करेंगे एसटी की, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। देखो मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। आप एक कंपनी हो, राइट? आप एक कंपनी हो, आपके डेटर्स हैं। आपके डेटर्स हैं कितने के? आपके डेटर्स हैं 10 करोड़ रुपए के। ये 10 करोड़ रुपए के आपके डेटर्स हैं, ये आपको जो पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद। ये क्या करेंगे? आपको पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद। अच्छा, आप सोचे कि यार ये 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, मेरा 10 करोड़ अभी भी ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो ये 10 करोड़ जो है आपका क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। 3 महीने बाद आपको मिलेगा, राइट? तो आप सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के पास जा सकते हो, ठीक है ना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के पास जा सकते हो और आप ये कह सकते हो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, क्या कह सकते हो कि देखो मेरे पास जो है 10 करोड़ की क्या है? डेटर्स हैं। मेरे पास जो है 10 करोड़ के डेटर्स है, लेकिन ये मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करती है? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो है आपके 10 करोड़ के डेटर को खरीद लेती है। आपके 10 करोड़ के डेटर को कितने पे खरीद लेती है? अपन अज्यूम करते हैं कि भाई 9.5 करोड़ पे क्या करा? 9.5 करोड़ पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने जो है आपके 10 करोड़ के डेटर खरीद लिए। अब इसका हुआ क्या? इसका फायदा ये हुआ कि भाई आपको जो है 10 करोड़ 3 महीने बाद मिलने वाले थे, लेकिन आपको 9.5 करोड़ जो है इंस्टेंटली मिल गए, ठीक है। तो मतलब आपको जो पैसा ब्लॉक हो रखा था वो आपको जो है अभी मिल गया। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने क्या करा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने 9.5 करोड़ पे मतलब 95 लाख पे जो है इन डेटर्स को खरीदा। 3 महीने बाद जो है इसको 10 करोड़ मिल जाएंगे। तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की भी इनकम हो गई, और आप जो डेटर हो, आप जो कंपनी हो, जो आपका पैसा ब्लॉक हो रखा था वो भी जो है आपको मिल गया, लेकिन थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिला। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का बहुत लीमेन तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अच्छा, बहुत डेप्थ में आप ये कहाँ पर पढ़ते हो? बहुत डेप्थ में आप ये जो है एएफए में पढ़ते हो। तो एएफए में एक चैप्टर है पूरा सिक्योरिटाइजेशन, जो आपने पढ़ रखा होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 या 7 है कोई करके। तो एएफए में जो है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो है बहुत बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लेकिन अपने लिए जितना रेलेवेंट था, अपनी नॉलेज के लिए जितना रेलेवेंट था, उतना मैंने आपको बता दिया कि भाई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं अपन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की टैक्सेशन की। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की जो भी इनकम है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की जो भी इनकम है ना, वो क्या है? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट है। वो क्या है? ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर जिसने भी क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब यूनिट होल्डर्स बेसिकली आप कह सकते हो। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूनिट होल्डर्स हैं, उनके हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो जो इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो उसके हाथ में तो क्या है? एग्जाम्प्ट है। एसटी के हाथ में एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल है किसके हाथ में? टैक्सेबल है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। तो देखो दे रखा है यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, एसटी क्या करेगा? एसटी जब पेमेंट करेगा, एसटी जब पेमेंट करेगा इस इनकम का, एसटी जब पेमेंट करेगा इस इनकम का, तो बेसिकली क्या करेगा? टीडीएस काटेगा। तो रेसिडेंट इंडिविजुअली एचओ के केस में 25% टीडीएस काटना है। अच्छा, अदर रेसिडेंट्स के केस में मतलब इंडिविजुअल एचओ के अलावा जो बाकी रेसिडेंट्स बच गए, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, तो उस केस में 30% में टीडीएस कटेगा। और एनआर और फॉरेन कंपनी के केस में जो है रेट्स इन फोर्स में टीडीएस कटेगा। और मैंने रेट्स इन फोर्स आपको बताया था कि 31.2% होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समझना एक और चीज, ये तो हो गया अपना टैक्सेशन। टीम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या कहता है? करंट ईयर में अपन अज्यूम करते हैं भाई प्रीवियस ईयर 24-25 में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने 10 करोड़ की क्या करी? 10 लाख की, 10 लाख की कोई इनकम कमाई। 10 लाख की क्या करी? कोई इनकम कमाई, ठीक है ना। अच्छा, टीम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट मुझे ये बताता है, टीम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट एसटी को ये कहता है कि देख एसटी, अगर करंट ईयर में तूने ये 10 लाख रुपए, करंट ईयर में तूने 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, तो हम ये मान लेंगे तूने क्या करा है? डीम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। हम ये मान लेंगे तूने क्या करा है? डीम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे बेसिकली इस तरह से टीडीएस वीडीएस काटना पड़ेगा, एंड जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में क्या हो जाएगा? 10 लाख टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने जो है बेसिकली क्या करा है? 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन करंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, तो क्या मान लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने जो है डीम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। क्या कर दिया है? डीम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और ये 10 लाख रुपए जो है, ये जो 10 लाख रुपए हैं यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, और बेसिकली एसटी को जो है इतना इतना टीडीएस काटना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब एक और चीज समझना, करंट ईयर में क्या हुआ? करंट ईयर में 10 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे थे, लेकिन हमने क्या करा? हमने जो है डीडी मान लिया, मतलब डीम डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए यूनिट होल्डर के हाथ में क्या करा? टैक्सेबल कर दिया। तो यूनिट होल्डर ने जो है इस प्रीवियस ईयर 24-25 में इस पे टैक्स पे कर दिया। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई अगले साल सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने क्या करा कि 10 लाख रुपए एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या क्या करे? 10 लाख रुपए एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या अगले साल वापस यूनिट होल्डर को टैक्स पे करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नहीं। तो यूनिट होल्डर क्या करेंगे? एक ही बार टैक्स पे करेंगे। तो अपन ने पिछली बार क्या करा था? डीम डिस्ट्रीब्यूशन मान के उनसे टैक्स पे करा दिया था। तो जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वापस अगले साल जो है यूनिट होल्डर टैक्स पे नहीं करेंगे। तो एक ही इनकम एक ही बार टैक्स पे होगा ना। अब देखो क्या दे रखा है, अगर इनकम अर्न बाय द फंड, मतलब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज नॉट बीन पेड और क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर्स, सेम शैल बी डीम टू बी क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर एज ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये मान लिया जाएगा कि भाई 31 मार्च 2025 या फिर 31 मार्च ऑफ द जो भी आपका प्रीवियस ईयर चला है, उस दिन क्या करा है? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने बेसिकली क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? अपन थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया क्लियर, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ये टीडीएस की रेट्स इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन देखो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फंड का। इन्वेस्टमेंट फंड का अपन क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट करने जा रहे हैं। तो रोहन क्या है? रोहन जो है बहुत अमीर इंसान है, राइट? रोहन जो है बहुत अमीर इंसान है, उसका बहुत पैसा है, तो उसने क्या करा? एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया।
एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करा, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंड का काम क्या है? सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट फंड का काम ये कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड से अपन क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया। अच्छा, रोहन के साथ साथ अज्यूम करते हैं कि भाई रोहन के फ्रेंड ने राहुल ने भी क्या करा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा तरह का व्हीकल है जिसके अंदर आप क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपने क्या करा, पैसा सब्सक्राइब करा, पैसा इन्वेस्ट करा। अच्छा, रोहन और राहुल क्या हो गए? रोहन और राहुल बेसिकली इस तरह के यूनिट हो गए, यूनिट होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। तो रोहन और राहुल इसमें पैसा लगाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट फंड इसको जो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। बात समझ में आ गई? तो रोहन और राहुल ने क्या करा, रोहन और राहुल ने इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करा पैसा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा? इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होगा। हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो, या फिर हेज फंड की तरह काम करे, या फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट हो, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो, मतलब बेसिकली किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू करेंगे। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट फंड की जो इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट फंड की अगर पीजीपी इनकम होती है, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट फंड की क्या होती है, अगर कोई पीजीपी इनकम होती है तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और इन्वेस्टर्स के हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या याद रखना है आपको कि जो इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम है, उस पर इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगी, उस पर क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगी, इन्वेस्टर के हाथ में वो एग्जाम कर दिया हमने, तो एक इनकम पे एक ही बार टैक्स पे होगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड जो है अपनी पीजीपी इनकम पे टैक्स पे करेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 25% और 30% पे टैक्स लगेगा। एज अ फर्म इनकॉर्पोरेटेड है तो उस केस में क्या होगा, 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अदर्स के केस में जो है इन्वेस्टमेंट फंड को एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगी, उस पर टैक्स पे करेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट फंड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो 25% की 30% की रेट लग जाएगी। फर्म के केस में 30% की रेट 30% की रेट लग जाएगी, और अदर्स के केस में एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? इन्वेस्टमेंट फंड को। तो ये बात करिए अपन ने पीजीपी इनकम की। अच्छा, पीजीपी इनकम कैसे निकालते हैं, अपन ने कहाँ देखा था, अपन ने पूरा पीजीपी का चैप्टर पढ़ रखा है। अच्छा, इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट फंड की कोई अदर इनकम होती है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फंड की कोई अदर इनकम होती है, तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर के हाथ में या फिर इन्वेस्टर के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। बात समझ में आ गई? तो पीजीपी इनकम पे कौन टैक्स पे करेगा, पीजीपी इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगी, इन्वेस्टर के हाथ में हमने एग्जाम कर दिया। लेकिन अदर इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जाम कर दिया, इन्वेस्टर को टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इन्वेस्टमेंट फंड क्या करती है, इन्वेस्टमेंट फंड जब आप पेमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर को जब पेमेंट करेगी, कौन सा पेमेंट करेगी, इस अदर इनकम का पेमेंट करेगी जो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। तो इन्वेस्टमेंट फंड को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो, एनआर और फॉरेन कंपनी के केस में रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस कटेगा, और रेट इन फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था 30% टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो कितना हो जाएगा, 31.2% हो जाएगा। और अदर के केस में जो है 10% पे टीडीएस कटेगा, अदर्स के केस में जो है 10% पे टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, इन्वेस्टमेंट फंड को जो है कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फंड को जो है कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो इन्वेस्टमेंट फंड को जो है क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, इनकम रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टीडीएस। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या कर रखा है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग जगह पे क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। तो सीधी सी बात है, जो इनने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसने, इन्वेस्टमेंट फंड ने, उधर से उसको इनकम हो रही होगी, उधर से क्या हो रही होगी, उसको इनकम हो रही होगी। तो बेसिकली जो इनकम पे कर रहा है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इनकम रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट फंड इज एग्जाम फ्रॉम टीडीएस, मतलब जो बेसिकली इनकम पे कर रहा है इन्वेस्टमेंट फंड को, उसको जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बीटी में बता दिया था, बिजनेस टेस्ट में, कि जो इनकम इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाई है वो यूनिट होल्डर्स को बढ़ जाएगी, और किस प्रपोर्शन में बढ़ेगी, अपन ने पूरा एग्जांपल के साथ देखा था। तो सेल बी ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एज इट हैज बीन रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। तो पूरा का पूरा एग्जांपल के साथ मैंने आपको बीटी में कराया था, सेम पॉइंट को इधर दे रखा है कि सेम नेचर की होगी एंड सेम प्रपोर्शन में क्या होगा, सेम प्रपोर्शन में बांटी जाएगी। डीम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कहां पर, डीम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कहां पर, डीम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था एसटी में। तो अपन एसटी कर रहे थे, तो मैंने आपको डीम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब लॉजिक बताता हूं आपको, अब मैं आपको जो है लॉजिक बताता हूं। रोहन और राहुल ने मिलकर क्या करा, रोहन रोहन और राहुल ने मिलके क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, ठीक है ना, एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट फंड से जो है बहुत ज्यादा इनकम हो गई। अजूम करते हैं कि भाई इस इन्वेस्टमेंट फंड से 1 करोड़ की इनकम हुई। क्या हुई, 1 करोड़ की इनकम हुई। अच्छा, ये जो 1 करोड़ की इनकम है दोनों में बटेगी, 1 करोड़ की इनकम है दोनों में बटेगी। रोहन और राहुल ने क्या सोचा, कि यार अगर करंट ईयर में इस 1 करोड़ को क्या करूंगा, करंट ईयर में इस 1 करोड़ को जो है अपनी इनकम में इंक्लूड कर दूंगा, तो मुझे जो है बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो रोहन और राहुल ने ये सोचा कि इस 1 करोड़ को हम करंट ईयर में नहीं लेते, जिस साल हमारी इनकम बहुत कम होगी ना, उस साल हम इस 1 करोड़ को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। उस साल 1 करोड़ को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंड से अपने पास ले लेंगे। तो सरकार ने बोला आप क्या करो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, हमें टोपी पहना रहे हो। सरकार ने बोला आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, हमें टोपी बना रहे हो, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। तो आपको समझ में आ गया डीम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है। तो सरकार ने फिर ये कह दिया कि भाई अगर करंट ईयर में आपने जो है एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो हम ये मान लेंगे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या करा है, डीम डिस्ट्रीब्यूशन करा है। उस केस में क्या होगा, ये जो 1 करोड़ है करंट ईयर में ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा।
तो ये जो HNI होते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे थे, ये कहते हुए कि अभी करंट ईयर में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो करंट ईयर में बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई फ्यूचर में जब हमारी इनकम बहुत कम होगी ना, फ्यूचर में जब हमारी इनकम बहुत कम होगी, हम क्या करेंगे, उस समय इस 1 करोड़ को विड्रॉ कर लेंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, डिम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट सरकार ने ला दिया। तो डिम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट सरकार ने इस तरह से ला दिया। अब आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम क्या है, टैक्सेबल है। अदर इनकम क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। अदर इनकम क्या होती है, बेसिकली एग्जाम्प्ट होती है। अब सुनो, अगर इन्वेस्टमेंट फंड को लॉसेस हो जाते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड को लॉसेस हो जाते हैं तो क्या होगा। तो अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस दिख जाए तो आप क्या करोगे, उसकी इनकम कंप्यूट करोगे एज इफ सारी की सारी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, एंड अज्यूमिंग दैट द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड को लॉस होता है तो हमें क्या अज्यूम करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि भाई किसी भी तरह का उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, सारी की सारी इनकम उसके हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। सारी की सारी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है। फिर आप क्या करोगे, सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाओगे। सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाओगे, अपन इसको बाकायदा एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी आप मेरे साथ चलते रहो। तो देखो क्या करा हमने, अज्यूम करा कि सारी की सारी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसको। फिर देखो क्या रखा है, आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉसेस, लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद, अगर अगर देयर इज अ लॉस, अगर लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद कुछ लॉस रह जाता है इन्वेस्टमेंट फंड का, तो हम लॉस क्या करेंगे, लॉस हम जो है बांटेंगे, किसको, यूनिट होल्डर्स को बांटेंगे, इन्वेस्टर्स को बांटेंगे। तो देखो अगर लॉस पीजीबीपी का है, अगर पीजीबीपी का लॉस क्या बच जाता है, पीजीबीपी का लॉस बच जाता है, तो वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसको जो है हम यूनिट होल्डर्स को अलोकेट नहीं करेंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड की जो पीजीबीपी इनकम है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो फ्यूचर में जब भी क्या होगी, इनकम होगी, तो अपन क्या करेंगे, करंट ईयर के जो लॉस है, करंट ईयर के लॉस को क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि भाई अगर आपको जो है लॉस रहता है पीजीपी हेड के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट फंड उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ना। अच्छा, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट नहीं किया जाएगा, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, पीजीपी इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम से लॉस है, पीजीपी इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम से लॉस है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल किसके हाथ में होता है, ये जो है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो ये जो अदर इनकम का लॉस है ना, अदर इनकम का लॉस हम क्या करेंगे, यूनिट होल्डर को अलोकेट कर देंगे करंट ईयर में। तो जितने भी अपने पास करंट ईयर में यूनिट होल्डर्स हैं उनको अलोकेट कर दिया जाएगा। क्यों अलोकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो अदर इनकम होती है, ये जो अदर इनकम होती है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, ये बेसिकली जो है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो उनको अलोकेट कर देंगे। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जैसे यूनिट होल्डर को इनकम होगी तो क्या कर सकते हैं, इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड को कोई भी किसी भी हेड में लॉस होता है, किसी भी हेड में लॉस होता है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, आप एक बार को अज्यूम करो कि सारी की सारी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, सारी की सारी उनके इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, और फिर क्या करोगे, सेटअप वाले प्रोविजंस लगा दोगे। सेटअप वाले प्रोविजंस लगाने के बाद अगर कोई लॉस बच जाता है, तो अगर वो पीजीपी का लॉस है तो उसको कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। यूनिट होल्डर्स को हम अलोकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर अदर इनकम का लॉस है, क्या है, अदर इनकम का लॉस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यूनिट होल्डर को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अदर इनकम का लॉस है, अपन इसको यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर सकते हो जिन लोगों ने यूनिट्स को होल्ड कर रखा है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स एज ऑन द 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच द लॉस रिलेट्स। तो बेसिकली जिस साल का लॉस है उस साल के आखिरी दिन पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे यूनिट होल्डर्स हैं जिन लोगों ने यूनिट्स को होल्ड कर रखा है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। अच्छा, ऐसा है तो बेसिकली उनको जो है क्या हो जाएगा, उनको लॉस अलोकेट कर दिया जाएगा। लॉस शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड, वो अपन क्या करेंगे, वो यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर देंगे। अच्छा, जिन लोगों ने यूनिट्स होल्ड कर रखी है फॉर लेस देन 12 मंथ्स, उन लोगों को जो लॉस है अलोकेट नहीं करा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो लॉस शैल नॉट बी अलोकेटेड टू द यूनिट होल्डर्स, क्या हो जाएगा, आपका लॉस जो है लैप्स हो जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको बाकायदा एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल कराएंगे, पूरा चीज समझ में आ जाएगी अपने को, ठीक है ना। तो वापस एक बार समरी देख लेते हैं कि अगर पीजीपी का लॉस है तो इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट नहीं किया जाएगा। अदर इनकम का लॉस है तो अदर इनकम का लॉस यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा जिन लोगों ने यूनिट्स को होल्ड कर रखा है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स एज ऑन द 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस है, जिस साल लॉस आ रहा है आपको। तो शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा। अच्छा, जो यूनिट होल्डर्स हैं जिन लोगों ने लेस देन 12 मंथ्स होल्ड कर रखी यूनिट्स, उनको जो है क्या होगा, उनको जो लॉस है अलोकेट नहीं किया जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, लैप्स कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझना, कॉमन पॉइंट्स फॉर BTSTIF। तो BTSTIF क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ब्रेकअप रिगार्डिंग द नेचर एंड प्रपोर्शन। देखो सीधी सी बात है, करंट ईयर में ST ने, करंट ईयर ने IF ने क्या करा, 10 करोड़ रुपए जो है अपने यूनिट होल्डर्स को बांटे। तो हमें जो है यूनिट होल्डर्स को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि देखो 10 करोड़ में जो है इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम है। मतलब हमें जो है यूनिट होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि देखो नेचर ऑफ इनकम ये है। एंड हमें यूनिट होल्डर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई देखो हमें जो 10 करोड़ आपको बांटे हैं उसमें जो है इंटरेस्ट इनकम 30% है, 40% क्या है, रेंटल इनकम है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट होल्डर्स को जब आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको यूनिट होल्डर्स को क्या बताना पड़ेगा, नेचर एंड प्रपोर्शन का ब्रेकअप बताना पड़ेगा। अच्छा, यूनिट होल्डर्स को कब तक बताना है आपको, देखो ये दे रखा है,
यूनिट होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को बताना है अप टू जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा अप टू नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड के केस में आपको जो है 15 जून तक बताना रहेगा। लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना भाई? आपने यूनिट होल्डर्स को इनकम बांट दी, अब यूनिट होल्डर को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि जो मुझे इनकम मिली है उसमें से कौन कौन सी इनकम कौन कौन से नेचर की है। तो बेसिकली ये बीटी, एसटी और आईएफ बताएंगे, बाकायदा आपको जो है ब्रेकअप बताएंगे कि भाई देखो नेचर इतना है एंड प्रपोर्शन इतना है। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब देखो मैं इसका जो है आपको एग्जांपल करा देता हूं, इसका जो है अपन क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में आ जाओ मेरे। क्वेश्चन बैंक में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, क्वेश्चन बैंक में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। अपने पास 4 इन्वेस्टमेंट फंड है, अपने पास जो है 4 इन्वेस्टमेंट फंड है ए बी सी डी। अपने पास क्या है? 4 इन्वेस्टमेंट फंड है ए बी सी डी। मुझे जो है चारों इन्वेस्टमेंट फंड की क्या बता रखी है? बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स और आईएफओएस की इनकम। अपन सबसे पहले चालू करते हैं किसका? अपन सबसे पहले चालू करते हैं सी का, ठीक है ना? सी का चालू करते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, सी की बिजनेस इनकम है कितने की? सी की बिजनेस इनकम है -2 लाख। कैपिटल गेन्स क्या आ रहा है? कैपिटल गेन्स आ रहा है -6 लाख। और आईएफओएस कितना आ रहा है? आईएफओएस आ रहा है 8 लाख का। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपन सबसे पहले सी से चालू करते हैं। अब देखो नीचे क्या बता रखा है, नीचे मुझे बता रखा है कि भाई आप निकालो कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम कितनी होगी, यूनिट होल्डर्स की इनकम कितनी होगी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 अपने को क्या अज्यूम करना है? अपने को ये अज्यूम करना है कि भाई ईच इन्वेस्टमेंट फंड हैज 20 यूनिट होल्डर्स। हर इन्वेस्टमेंट फंड के पास, मतलब इस इन्वेस्टमेंट फंड के बाद 20 यूनिट होल्डर्स हैं। सारे इन्वेस्टमेंट फंड के बाद टोटल कितने यूनिट होल्डर्स हैं? 20 यूनिट होल्डर्स हैं। एंड देखो क्या रखा है, ईच हैविंग 1 यूनिट हेल्ड बाय देम फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 12 मंथ्स। तो सारे के सारे यूनिट होल्डर्स जो है 12 महीने से ज्यादा यूनिट्स को होल्ड करके बैठे हैं। एंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो यूनिट होल्डर्स की इनकम होगी ना, जो यूनिट होल्डर्स की इनकम होगी इन्वेस्टमेंट फंड के अलावा कोई भी इनकम और नहीं है। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसको अपन बाद में करते हैं। देखो सबसे पहले अपन सी की बात करते हैं। अच्छा आपने क्या पढ़ रखा है? आपने ये पढ़ रखा है कि जो सी है, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसकी बिजनेस इनकम क्या होती है? बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है। बाकी दोनों इनकम क्या होती है? बाकी दोनों इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन जहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट फंड में लॉस दिख जाए, कि भाई किसी भी हेड में लॉस दिख जाए, तो अपन क्या जूम करेंगे? अपन ये जूम करेंगे कि भाई सारी की सारी इनकम क्या है? सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। तो अब क्या जूम करना है आपको? सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। अब मुझे एक बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। सेट ऑफ वाला अपने चैप्टर कर लिया था, सेट ऑफ वाला अपने चैप्टर करा था। कैपिटल गेन्स का जो 6 लाख का लॉस है, कैपिटल गेन्स का जो 6 लाख का लॉस है, क्या मैं इसको किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? नहीं। मैंने आपको उधर क्या बताया था? सेटअप वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका कैपिटल गेन्स का लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो बेसिकली ये जो 6 लाख का लॉस है मैं किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। अब एक और चीज समझना, बिजनेस लॉस मुझे 2 लाख का आ रहा है, बिजनेस लॉस मुझे 2 लाख का आ रहा है, और आईएफओएस मेरी कितनी है? आईएफओएस है मेरी 8 लाख की। आईएफओएस कितनी है? 8 लाख की। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बेसिकली ये जो 2 लाख का लॉस है, ये जो 2 लाख का लॉस है 8 लाख से क्या कर सकता हूं? सेट ऑफ कर सकता हूं। 8 लाख से क्या कर सकता हूं? सेट ऑफ कर सकता हूं। तो मेरी आईएफओएस की इनकम कितनी हो जाएगी? आपकी जो है आईएफओएस की इनकम हो जाएगी 8 - 6 कितनी हो जाएगी? 8 - 6 सॉरी 8 - 2 8 - 2 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अपना क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या करा? इन्वेस्टमेंट फंड ने जो 2 लाख का लॉस था किधर से सेट ऑफ कर लिया? आईएफओएस से सेट ऑफ कर लिया। तो आईएफओएस की इनकम कितनी हो गई? आईएफओएस की इनकम हो गई 6 लाख की। अच्छा कैपिटल गेन्स का लॉस कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो अपन ने क्या करा? अपन ने ये अज्यूम करा कि सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है, और सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। फिर मैंने क्या करा? सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगा दिए। सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाने के बाद आपको क्या रिजल्ट आया? आपके पास रिजल्ट ही आया कि आईएफओएस की इनकम है 6 लाख की और कैपिटल गेन्स का लॉस है 6 लाख का। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि जो इन्वेस्टमेंट फंड की अदर इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट फंड की अदर इनकम होती है, वो क्या होती है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जाम होती है। देयरफॉर क्या होगा? ये जो 6 लाख का क्या है, 6 लाख का जो लॉस है, 6 लाख का लॉस है, अपन क्या करेंगे? 6 लाख का लॉस यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। और ये जो 6 लाख का क्या है? आईएफओएस का गेन है, इसको भी क्या करेंगे? यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। अच्छा ये जो 6 लाख का लॉस है, ये जो 6 लाख का लॉस है उन्हीं यूनिट होल्डर्स को बटेगा जिन्होंने यूनिट्स को होल्ड कर रखा है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। अपन को क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है? अपन को क्वेश्चन में क्या कर रखा है? साफ साफ क्या रखा है कि सारे के सारे यूनिट होल्डर्स जो है 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखो इन्वेस्टमेंट फंड सी की बात करी मैंने, इन्वेस्टमेंट फंड सी की बात करी मैंने, बिजनेस इनकम हो गई नील, बिजनेस इनकम हो गई नील। अच्छा अपन बात करेंगे अदर इनकम की। अदर इनकम की अपन ने बात करी, किसकी? अदर इनकम की बात करी मैंने, यूनिट होल्डर्स की। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम निकाली। तो इन्वेस्टमेंट फंड की जो है बिजनेस इनकम क्या हो गई? नील हो गई। बाकी सारी इनकम तो एग्जाम्प्ट होती है। अब मैंने क्या करा? यूनिट होल्डर्स की इनकम निकाली। यूनिट होल्डर्स की क्या करी मैंने? इनकम निकाली। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बिजनेस इनकम तो हो गई थी नील, ठीक है ना? बिजनेस इनकम तो हो गई थी नील। अच्छा ये जो आईएफओएस है ये कितना हो गया था? 6 लाख हो गया था। तो 6 लाख डिवाइड बाय अगर मैं क्या करता हूँ 20 करता हूँ, 6 लाख डिवाइड बाय अगर आप 20 करते हो तो कितना निकल के आएगा? 6 लाख डिवाइड बाय अगर आप 20 करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना? 6 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 30,000। आ जाओ 6 लाख डिवाइड बाय करा मैंने 20, तो मेरी यूनिट होल्डर की इनकम कितनी हो गई? तो अपन क्या करें? एक पर्टिकुलर यूनिट होल्डर की निकाल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर यूनिट होल्डर की इनकम कितनी निकल के आ गई? 30,000 की इनकम निकल के आ गई। अच्छा लॉजिकली बात समझ पा रहे हो ना आप? लॉजिकली आप बात समझ पा रहे होंगे। तो मैंने क्या करा? इसको तो 0 कर दिया, इसको 6 कर दिया, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी जो 6 लाख का लॉस है, ये जो 6 लाख का लॉस है क्या करेंगे अपन? 6 लाख का लॉस अपन जो है यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आ जाओ देखो क्या दे रखा है? 6 लाख का लॉस जो है अपन यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस ऑफ 6 लाख अंडर दैट कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन जो यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। तो क्या करेंगे? 6 लाख डिवाइड बाय करोगे, 6 लाख डिवाइड बाय अगर 20 करोगे तो 30,000 का लॉस,
30,000 का लॉस जो है हर यूनिट होल्डर क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 30,000 का जो लॉस है, 30,000 का लॉस है वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो जो है यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो जो है क्या करेगा, यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर 8 ईयर्स। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है ना। तो सी वाला पॉइंट हो गया अपना। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, मुझे नीचे ये बता रखा है कि अगले साल क्या होता है, अगले साल जो है इन्वेस्टमेंट फंड, अगले साल जो है इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम है 2 लाख, कैपिटल गेन आ रहा है 9 लाख का, और आईएफओ आ रहा है कितने का, 8 लाख का। तो ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख की इनकम है, ये क्या होगी, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, और यूनिट होल्डर के क्या हाथ में क्या होगी, एक्सेम्प्ट होगी। आ जाओ देखो क्या दे रखा है, बिजनेस इनकम ऑफ 2 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बिजनेस इनकम देख ली। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 9 लाख का क्या है, कैप गेन्स है, और ये जो 8 लाख का क्या है, आईएफएस है, क्या होगा, यूनिट होल्डर्स में बढ़ जाएगा। तो 9 लाख डिवाइड अगर मैं 20 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो अगले साल जो है 45,000 यूनिट होल्डर की इनकम बनेगी। लेकिन आपको पता है ना, आपको एक और चीज पता होगी कि भाई पिछले साल का यूनिट होल्डर का लॉस कितना था, पिछले साल का यूनिट होल्डर का 30,000 का लॉस था, जो बेसिकली यूनिट होल्डर ने क्या करा था, यूनिट होल्डर ने कैरी फॉरवर्ड करा था, इन्वेस्टमेंट फंड ने अलोकेट करा था। तो अगले साल जब यूनिट होल्डर को 45,000 की इनकम हुई तो उसमें से क्या करेगा, पिछले साल का जो लॉस है उसको क्या करेगा, सेट ऑफ कर लेगा। तो अगले साल की उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, कैप गेन्स की 15,000। अच्छा, आईएफओ जो है 8 लाख है, तो 8 लाख डिवाइड बाय 20 करूंगा मैं, 8 लाख डिवाइड बाय 20 करो कितना आ रहा है, 8 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका आ जाएगा 16,000, राइट, सॉरी 40,000, ये हो गया 40,000। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगले साल किस तरह से इनकम निकलेगी वो अपने देख लिया। अब देखो क्या दे रखा है, द ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ऑफ 30,000 कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन्स ऑफ 45,000 बाय द यूनिट होल्डर, क्योंकि द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ्स और मोर। बात समझ में आ रही है। तो पिछले साल क्या हुआ था, 30,000 का लॉस हमने क्या करा था, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट करा था। अगले साल क्या कर सकता है, अच्छा मैं आपको बता भी देता हूं, देखो ये रहा, इधर प्रीवियस से क्या चला था 24-25, और ये प्रीवियस से किसकी बात कर रहा है, ये प्रीवियस से बात कर रहा है अच्छा ये प्रीवियस से बात कर रहा है 25-26 की, ये प्रीवियस से बात कर रहा है किसकी, 25-26 की। तो बेसिकली अपने 24-25 में तो क्या करा, 30 साल का लॉस एलोकेट कर दिया। अगले साल जब यूनिट होल्डर को 45,000 का गेन हुआ तो उसमें से क्या करेगा, पिछले साल का 30 साल का लॉस सेट ऑफ करेगा। तो अगले साल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 15,000 की इनकम हो जाएगी कैप गेन से, और आईएफओएस से इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000 की इनकम आईएफओएस से हो जाएगी। तो देखो ये रखा, आईएफओएस ऑफ 40,000 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो मैंने आपको जो है पूरा समझा दिया कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में लॉस होते हैं तो किस तरह से अपन को जो है क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। अपन एक बार क्विकली वापस पूरे इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं, सी वाले को, ठीक है ना। अब देखो मैं पूरी क्विकली समराइज करा देता हूं आपको। सी इन्वेस्टमेंट फंड है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन्स है, आईएफओएस है, ठीक है ना। बिजनेस इनकम कितने का है, 2 लाख का बिजनेस इनकम का लॉस है, कैपिटल गेन्स में 6 लाख का लॉस है, और आईएफओएस में जो है 8 लाख का क्या है, गेन है। अपन को क्या अज्यूम करना है, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। जैसे ही आपको जो है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कोई भी लॉस दिख जाए, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल अज्यूम करना, सारी की सारी इनकम को टैक्सेबल अज्यूम करना, और फिर सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाना। तो आपको पता है ये जो 6 लाख का लॉस है किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 2 लाख का लॉस है, ये जो 2 लाख का लॉस मैं क्या कर सकता हूँ, आईएफओएस से सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाए, तो 8-2 करा, मैंने क्या करा, 8-2 करा तो कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब क्या करो, इतना काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड वाले प्रोविजंस लगाएंगे। अपन क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड वाले प्रोविजंस लगाएंगे। तो मैंने क्या करा, इसको तो 0 कर दिया, और इसको क्या कर दिया, इसको जो है 6 कर दिया। अच्छा, आपने सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगा लिए, अब क्या करेंगे, अपन जो है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड वाले प्रोविजंस बताएंगे। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रोविजन क्या कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, बाकी दोनों इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो ये बिजनेस इनकम तो होगी 0, तो इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम होगी 0। अब यूनिट होल्डर की बात करते हैं। जो मेरा यूनिट होल्डर है, ये जो कैप गेन्स है और ये जो आईएफओएस है, जो कैप गेन्स है और ये आईएफओएस है, क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये 6 लाख का गेन है, ये जो 6 लाख का गेन है, क्या करूंगा, यूनिट होल्डर में एलोकेट कर दूंगा। तो 6 लाख डिवाइड बाय 20 यूनिट होल्डर, तो हर यूनिट होल्डर की इनकम कितनी हो गई, हर यूनिट होल्डर की इनकम हो गई 30,000 की। अच्छा, ये जो 6 लाख का लॉस है, क्या होगा, 6 लाख का लॉस यूनिट होल्डर में एलोकेट कर दिया जाएगा। 6 लाख का लॉस है क्या कर दिया जाएगा, यूनिट होल्डर में एलोकेट कर दिया जाएगा। तो देखो ये 30,000 का लॉस हमने क्या करा, यूनिट होल्डर में एलोकेट कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड सी की अगले साल की इनकम, मतलब ये दे रखा है 25-26 की इनकम, अगले साल की इनकम कितनी है, अगले साल की इनकम इतनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो प्रोविजन क्या लगेंगे। तो सीधी सी बात ये है, अगले साल क्या होगा, ये जो बिजनेस इनकम है 2 लाख की, इस पे इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में हुई एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये जो कैप गेन्स है, ये जो आईएफओएस है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो 9 लाख डिवाइड बाय मैंने 20 करा, तो 45,000 की इनकम यूनिट होल्डर में जाएगी, और ये 8 लाख डिवाइड बाय 20 कितना हो गया, 40,000 जो है, 40,000 किसके हाथ में जाएगा, 40,000 जो है बेसिकली यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगा। तो यूनिट होल्डर की अगले साल की इनकम कितनी हो जाएगी, 45,000 और 40,000। लेकिन कैपिटल गेन्स में उसका पिछले साल का 30 साल का लॉस था, तो मैंने क्या करा, पिछले साल का 30 साल का लॉस मैंने क्या करा, सेट ऑफ कर दिया। तो अगले साल में उसकी जो है इनकम कैपिटल गेन्स की नेट कितनी निकल के आ जाएगी, 15,000 निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई ना। अच्छा, ये 30 साल मैंने क्यों सेट ऑफ करा, 30 साल क्यों सेट ऑफ करा, अपने सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ रखा ना कि अगले 8 साल के लिए जो है आप कैपिटल गेन्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, जब फ्यूचर में जब भी आपको इनकम होती है तो आप सेट ऑफ कर लेना। तो आई होप मैंने जो है आपको ये वाला जो इन्वेस्टमेंट फंड सी था, उसका मैंने आपको पूरा जो है बहुत डेप्थ में समझा दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंड सी हो गया आपका, जो है इन्वेस्टमेंट फंड सी हो गया। तो मैं टिक मार देता हूँ कि भाई मैंने आपको जो है इन्वेस्टमेंट फंड सी करा दिया, इन्वेस्टमेंट फंड अपन ने सी कर लिया। अब अपन बात करेंगे ए, बी, डी की, ए, बी और डी की। आ जाओ, ए का जो है बिजनेस इनकम है निल, कोई दिक्कत नहीं है,
कैपिटल गेन्स कितना है, 16 लाख का है, 4 लाख का है, तो कैपिटल गेन्स की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में होती है एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में होती है टैक्सेबल। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है यूनिट होल्डर में बांट दूंगा। तो 16 लाख डिवाइड 20 करो कितना रहा है, 16 लाख डिवाइड 20 करो तो आ गया आपका 80,000, और फिर क्या है, फिर ये 4 लाख, 4 लाख डिवाइड 20 करो, 4 लाख डिवाइड 20 करोगे कितना आ जाएगा, 4 लाख डिवाइड 20 करोगे तो आ जाएगा 20,000। तो अगले साल हर यूनिट होल्डर की इनकम कितनी हो जाएगी, पर यूनिट होल्डर की इनकम हो जाएगी 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ओके, समझ में आ गई ये बात आपको, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो अपन इन्वेस्टमेंट फंड ये देख लिया, अब अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंड बी की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम कितनी आ रही है, 2 लाख आ रही है, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 2 लाख है, ये जो 2 लाख है देखो क्या होगा, 2 लाख बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड बी की जो है इनकम हो जाएगी 2 लाख की। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट फंड बी, ये हो गया बिजनेस इनकम 2 लाख, हमने क्या करी, टैक्सेबल कर दी। अच्छा, ये यूनिट होल्डर के हाथ में तो है वही एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये जो 14 लाख और 4 लाख है, ये जो 14 लाख और 4 लाख यूनिट होल्डर में बढ़ जाएगा, तो 14 लाख डिवाइड 20 करो कितना आ रहा है, 14 लाख डिवाइड 20 करोगे तो 70,000 आ जाएगा, और 4 लाख डिवाइड 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 4 लाख डिवाइड 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो टोटल इनकम यूनिट होल्डर की अगले साल कितनी होगी, 90,000 हो गई। सी मैंने आपको करा ही दिया, सी मैंने आपको करा ही दिया। अब बात करेंगे अपन डी की, अब बात करेंगे अपन डी की। अगेन देखो क्या हो रहा है, डी में अगेन आपको दिख रहा है किसी इनकम में, किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस आ रहा है, क्या जूम करेंगे, सबसे पहले सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है, फिर आप क्या करोगे, सेटअप वाले प्रोविजंस लगाओगे। अच्छा, आईएफओएस का लॉस आ रहा है कितने का, आईएफओएस का आ रहा है लॉस 2 लाख का। इस 2 लाख के लॉस को अपन क्या करेंगे, इस 2 लाख के लॉस को अपन क्या कर सकते हैं, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड, मुझे एक चीज बताओ कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में जो है बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है। इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या होती है, बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है। तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड जो है इस 5 लाख में से इस 2 लाख को सेट ऑफ कर लेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट फंड को कम टैक्स पे करना पड़े। तो होगा क्या, भाई 5 लाख में से अपन क्या करेंगे, 2 लाख को सेट ऑफ कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, 5 में से 2 लाख को सेट ऑफ करा, तो मेरी जो है बिजनेस इनकम कितनी निकल के आई, 3 लाख निकल के आई। तो ये जो 3 लाख की बिजनेस इनकम है किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, 3 लाख की बिजनेस इनकम जो है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। अच्छा, ये जो 20 लाख का गेन है, कैप गेन्स है, ये इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। तो 20 लाख डिवाइड 20 को कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख जो है यूनिट होल्डर्स को बट गया। वापस समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, वापस समझ लेना। मैंने आपको ये बताया कि भाई लॉस दिख गया आपको एक हेड में, अज्यूम करो कि सारी सारी इनकम टैक्सेबल है, सेटअप वाले प्रोविजन से लगाओ। तो ये जो 2 लाख का लॉस है अपन क्या कर सकते हैं, दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये जो 2 लाख का लॉस है दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम निकाल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंड की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टमेंट फंड की जो है 5 लाख की बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है। तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या चाहेगा, इन्वेस्टमेंट फंड ये चाहेगा कि जो 2 लाख का लॉस है ना, ये 5 लाख से सेट ऑफ हो। ये जो 2 लाख का लॉस है ये किससे सेट ऑफ हो, 5 लाख से सेट ऑफ हो, ताकि इन्वेस्टमेंट फंड को कम टैक्स पे करना पड़े। अगर आप क्या करोगे, अगले 2 लाख के लॉस को कैपिटल से सेट ऑफ कर लोगे, तो इन्वेस्टमेंट फंड को जो है 5 लाख पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड क्या सोचेगा, इन्वेस्टमेंट फंड ये सोचेगा कि देखो मुझे तो क्या करना है, 5 लाख पे टैक्स पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इनकम कम करूंगा सबसे पहले। तो वो क्या करेगा, 2 लाख के लॉस को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर लेगा। तो कितना आ गया, 3 लाख आ गया। और फिर क्या करेंगे अपन, ये जो 20 लाख का गेन है इसको यूनिट होल्डर्स में अपन ने एलोकेट कर देंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने पूरा देख लिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके पास टोटल 20 यूनिट होल्डर्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंड में टोटल 20 यूनिट होल्डर्स हैं। अच्छा, हर यूनिट होल्डर के पास 5 यूनिट्स है। अच्छा, इस 20 में से 16 यूनिट होल्डर ऐसे हैं जिन लोगों ने यूनिट्स होल्ड कर रखी है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एंड 4 यूनिट होल्डर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यूनिट्स होल्ड कर रखी है फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो out of these 16 unit holders are holding units for more than 12 months and 4 unit holders are holding units for less than 12 months as on 31/3/2025। मुझे इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम बता रखी है, देखो क्या दे रखा है, बिजनेस इनकम दे रखी है 20 लाख की। आप बताओ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगी, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट, बिजनेस ये हो गया बिजनेस इनकम। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी से सेट ऑफ हो नहीं सकता, तो अपन को दिमाग लगाएंगे नहीं। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली अलोकेट हो जाएगा किसको, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट हो जाएगा। तो 30 लाख डिवाइड बाय 20 करूंगा, 30 लाख डिवाइड बाय 20 करूंगा, कितना आएगा, करो 30 लाख डिवाइड बाय 20 करो। 30 लाख अगर आपने डिवाइड बाय 20 करा इंटू अगर मैं करता हूँ 1 लाख, कितना होता है ये होता है आपका 1.5 लाख रुपए। तो 30 लाख डिवाइड बाय मैंने 20 करा तो 1.5 लाख रुपए आया। ठीक है ना। अच्छा, 1.5 लाख इंटू 16 करूंगा, 1.5 लाख इंटू 16 तो क्या हो जाएगा, अलोकेट हो जाएगा। बाकी 1.5 लाख इंटू 4, 1.5 लाख इंटू 4 क्या होगा, 1.5 लाख इंटू 4 जो है लैप्स कर दिया जाएगा। अच्छा, आईएफओएस जो है 40 लाख का है, 40 लाख का क्या होगा, 40 लाख का 20 यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बिजनेस इनकम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम। आईएफओएस जो 40 लाख का है तो 40 लाख डिवाइड बाय 20 करूंगा, 40 लाख डिवाइड बाय 20 करके अलोकेट हो जाएगा। तो देखो ये रहा बिजनेस इनकम क्या है, बिजनेस इनकम जो है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर के हाथ में जो है एग्जाम हो जाएगी। आईएफओएस देखो, आईएफओएस ये रहा 40 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करा मैंने, 40 लाख डिवाइड बाय 20 यूनिट होल्डर करा, नॉट 20 लाख, 40 लाख डिवाइड बाय 20 करा तो 2 लाख रुपए पर यूनिट होल्डर अट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अलोकेट कर दिया जाएगा। और फिर मैंने आपको बता दिया कि जो लॉस है 30 लाख का जो लॉस है क्या होगा, 30 लाख डिवाइड बाय मैं करूंगा 20 तो क्या आएगा, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख इंटू 16, 1.5 लाख इंटू 16 क्या होगा, 1.5 लाख इंटू 16 जो अपन अलोकेट कर देंगे। बाकी बैलेंस जो 4 यूनिट होल्डर्स हैं, बाकी बैलेंस जो ये 4 यूनिट होल्डर्स है इसका क्या होगा, इसका जो है लैप्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने 12 महीने से कम होल्ड कर रखा है। तो देखो वही दे रखा है कि अकॉर्डिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 1.5 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय 16 शेयरहोल्डर्स, 16 यूनिट होल्डर्स होल्डिंग 5 यूनिट ईच फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है ना। और ये 8 साल के लिए क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउएवर सच लॉस ऑफ
1.5 लाख कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द 4 यूनिट होल्डर्स। तो 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4 कैरी फॉरवर्ड अपन नहीं कर सकते। वेरी इजी। तो ये अपना पूरा हो गया, ये अपन ने पूरा देख लिया। अभी मुझसे पूछ रहा क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि भाई टैक्स ट्रीटमेंट बताओ, टैक्स ट्रीटमेंट बताओ इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में और यूनिट होल्डर्स के हाथ में, अपन ने बता दिया। अभी बोला है कि भाई क्या इंप्लीकेशन होता अगर करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ और सिर्फ 80% डिस्ट्रीब्यूट करती। तो अगर करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ और सिर्फ 80% डिस्ट्रीब्यूट करती तो भी कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन 20%, बाकी जो 20% है उसको क्या मान लेते, उसको जो डीम डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते और आंसर अपना पूरा का पूरा सेम ही होता। बात समझ में आ गई। तो क्या इंप्लीकेशन होगा, कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है, जो अपन ने अभी करा सब कुछ सेम ही होगा। बिकॉज अगर आपने 20% डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराए तो हम ये मान लेंगे कि भाई आपने क्या करा, डीम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, और डीम डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। तो देखो आगे पढ़ोगे तो सेम चीज दे रखी है, आगे पढ़ोगे तो सेम चीज दे रखी है कि भाई अगर 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 आपने क्या करा है, अगर अगर आपने पे नहीं करा है तो ये मान लिया जाएगा, कि भाई आपने क्या करा है, डीम डिस्ट्रीब्यूशन करा है। देखो ये रहा, डीम टू बी क्रेडिटेड, डीम टू बी क्रेडिटेड। बात समझ आ गई, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 डन है अपना, क्वेश्चन नंबर अपना 2 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रखा है कि भाई 3 इन्वेस्टमेंट फंड है, LMN, ठीक है ना, 3 इन्वेस्टमेंट फंड है, मुझे सबकी इनकम बता रखी है। अब देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड अज्यूमिंग कि भाई हर इन्वेस्टमेंट फंड के बाद जो है 30 यूनिट होल्डर्स हैं, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ यूनिट होल्डर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा करें अपन चालू। देखो एल का क्या है, बिजनेस इनकम है नील, कोई दिक्कत नहीं है, एल की बिजनेस इनकम है नील, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 12 लाख और 6 लाख है, कैपिटल और आईएफओएस है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। तो 12 लाख डिवाइड बाय 30 करूंगा और 6 लाख डिवाइड बाय 30 करूंगा, किसको अलोकेट हो जाएगा, यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो देखो ये रहा, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम एल की हो गई नील, बिजनेस इनकम हो गई नील, टैक्सेबल इनकम हो गई नील। अच्छा 6 लाख डिवाइड बाय 30 करा मेरा, कितना आया, 6 लाख डिवाइड बाय अगर आप 30 करोगे, 6 लाख डिवाइड बाय 30 करोगे तो आ जाएगा 20,000, ये ना 6 लाख डिवाइड बाय 30 करा तो आ गया 20,000। 12 लाख डिवाइड बाय 30 करो तो ये रहा, 12 लाख डिवाइड बाय 30 करा तो कितना आ गया, 40,000 हो गया। तो एल के जो यूनिट होल्डर्स हैं, एल के जो यूनिट होल्डर्स है, एक यूनिट होल्डर की इनकम कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। वेरी इजी। अब बात करते हैं अपन एम की। देखो एम की बिजनेस इनकम कितनी है, एम की बिजनेस इनकम है 3 लाख की। क्या होगा, एम के हाथ में टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। तो देखो ये 3 लाख जो है, ये 3 लाख क्या होगा, देखो ये रहा एम के हाथ में क्या होगा, एम के हाथ में टैक्सेबल हो गया। एम क्या करेगी, 3 लाख में टैक्स पे करेगी, बाकी बाकी क्या होगा, ये 18 लाख और 7 लाख 20 जो है यूनिट होल्डर्स को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो देखो ये रहा 18 लाख डिवाइड बाय 30, 18 लाख डिवाइड बाय 30 60,000, और 7 लाख 20 डिवाइड बाय 30 कितना हो गया, 7 लाख 20 डिवाइड बाय 30 कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो वेरी इजी, एल और एम तो बहुत ईजी था। अब बात करेंगे अपन एन की। एन में देखो लॉस दिख गया आपको, लॉस दिख गया तो सबसे पहले क्या जूम करोगे कि सारी की सारी इनकम जो है, सब सारी की सारी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। अब मुझे एक चीज बताओ, कैप गेन्स का लॉस है, कैप गेन्स का लॉस है, क्या दूसरी इनकम से सेटअप कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। बिजनेस इनकम का लॉस है, बिजनेस इनकम का लॉस है, क्या कर सकते हो, बिजनेस इनकम के लॉस को, बिजनेस इनकम के जो लॉस है उसको आप क्या कर सकते हो, बिजनेस इनकम के लॉस को बेसिकली आप सेट ऑफ कर सकते हो, किससे, बिजनेस इनकम के लॉस को जो है आप आईएफएस से सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 9 लाख माइनस 1,50,000, 9 लाख माइनस 1,50,000 करोगे कितना जाएगा, 7,50,000, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 7,50,000, 7,50,000 क्या करूंगा, 7,50,000 डिवाइड बाय 30 करूंगा। तो देखो ये रहा 7,50,000 डिवाइड बाय 30 करा तो यूनिट होल्डर की इनकम कितनी हो गई, यूनिट होल्डर की इनकम हो गई 25,000। बात समझ में आ गई। अच्छा एन की जो बिजनेस इनकम है, एन की बिजनेस इनकम कितनी है, एन की बिजनेस इनकम है 1.5 लाख, लेकिन टैक्सेबल तो जीरो होगी, टैक्सेबल तो जीरो होगी ऑफ कोर्स। ये 1.5 लाख मैंने क्या करा, 1.5 लाख मैंने सेट ऑफ कर लिया, इस 1.5 लाख को मैंने क्या करा, सेट ऑफ कर लिया। तो मेरी इनकम तो कितनी हो गई, मेरी इनकम तो हो गई ऑफ कोर्स नील, ठीक है ना, मेरी इनकम तो ऑफ कोर्स हो गई नील। अब ये जो 4,50,000 का लॉस है, ये जो 4,50,000 का लॉस है क्या होगा, 30 यूनिट होल्डर्स में क्या हो जाएगा, 30 यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर अपन अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे यूनिट होल्डर्स मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करके बैठे हैं। तो देखो ये रहा बिजनेस लॉस ऑफ कितना, 1.5 लाख है, 1.5 लाख का बिजनेस लॉस अपने सेट ऑफ कर लिया, किसे, आईएफएस से सेट ऑफ कर लिया, ठीक है ना। अभी जो 4,50,000 का लॉस है, ये जो 4,50,000 का लॉस है क्या होगा, देखो क्या दे रखा है, 4,50,000 का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम, द सेम हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द यूनिट होल्डर्स। अपन क्या करेंगे, यूनिट होल्डर्स में जो है अट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 30 करोगे तो 15,000, 15,000 पर यूनिट होल्डर क्या होगा, 15,000 पर यूनिट होल्डर को अलोकेट कर दिया जाएगा, अज्यूमिंग कि सारे के सारे यूनिट होल्डर जो है 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड एन, इन्वेस्टमेंट फंड एन कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा, एन यूनिट होल्डर कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अपन ने बता दिया, अपन ने क्या बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये जो यूनिट होल्डर है, ये जो यूनिट होल्डर है 15,000 ईच कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। वेरी इजी। अब देखो क्या रखा है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड जब अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो क्या उससे कोई टैक्स पे करना पड़ता है, नहीं, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अपन ने तो इन्वेस्टमेंट फंड का समझ रखा है ना, टैक्सेशन, तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये वाला पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके देखो आगे क्या दे रखा है, इन केस द इन्वेस्टमेंट फंड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम अर्न। देखो क्या दे रखा है, इन केस द इन्वेस्टमेंट फंड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 वुड द इनकम चार्जेबल टैक्स चेंज होगा। क्या इनकम चेंज होगी अगर इन्वेस्टमेंट फंड अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो क्या मान लिया जाएगा, डीडी मान लिया जाएगा, डीम डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। एंड जो चीज अपन ने करी है, पूरे आंसर में सेम टू सेम वही चीज होगी। बात समझ में आ गई ना। तो देखो वही रखा है इन लोगों ने आखिरी में कि भाई अगर 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 आप जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो क्या मान लिया जाएगा, डीम डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। एंड आंसर अपना चेंज नहीं होगा, वुड नॉट अंडरगो ए चेंज, कोई आंसर अपना चेंज नहीं होगा, सारा आंसर सेम ही रहेगा।
वेरी इजी, अपन ने इन्वेस्टमेंट फंड के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको जो है मैं बिजनेस ट्रस्ट के क्वेश्चंस करा देता हूँ, आ जाओ। अब जो है अपन बीटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिजनेस ट्रस्ट। देखो ये रहा बीटी के क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड।